Hello students, I am Madhuri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is Hayes Law of Constant Heat Summation। इसे हिंदी में कहा जाता है हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि हेस का नियम क्या होता है और हेस के नियम के अनुसार हम स्थिर ऊष्मा की स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हेस का नियम क्या है। पहले एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक। जब हमने थर्मोडायनेमिक की स्टडी की थी इससे पहले वीडियो में, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एंथैल्पी जो होती है वो एक प्रकार की अवस्था फलन होती है जिसे इंग्लिश में स्टेट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, एक विशेष टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि रिएक्शन के पाथ पर। हमने डिस्कस किया है इससे पहले वीडियो में कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक आप सभी जानते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्टेंट जो होता है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर में किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि अब रिएक्शन के पाथ पर कि वो जो रिएक्शन है वो किस तरीके से कराई जा रही है। इन 1840 में जर्मन हेनरी हैस, जिसे कि जीएस हैस भी कहा जाता है, जो कि हमारे साइंटिस्ट है हैस के नियम के, उन्होंने प्रपोज किया था हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ का जो ये स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है वो हेस के द्वारा प्रपोज किया गया था 1840 में। हेस के नियम के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न कराया जाए तथा प्रत्येक प्रक्रिया एक या एक से अधिक पदों में हो, तो संपूर्ण परिवर्तन में एमिट और एब्जॉर्ब हीट का परिमाण इक्वल रहेगा, चाहे परिवर्तन किसी भी तरीके से क्यों न संपन्न कराया गया हो। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन एक ही पद में हो, इस मतलब रिएक्टेंट डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि रिएक्टेंट दो पद में, तीन पद में, चार पद में होते हुए फिर किसका फॉर्मेशन करे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, क्योंकि रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में चेंज होता है। हो सकता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 1 बनाए, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 2 बनाए, उसके बाद फिर वो किसका फॉर्मेशन करे, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, देखिए, ये ए हमारा रिएक्टेंट है, जेड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। हो सकता है कि ए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, जेड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ए पहले बी में, फिर बी सी में, फिर सी फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन है या तो वो एक स्टेप में हो सकती है या फिर कई स्टेप से होते हुए कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जब हमारी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एनर्जी जो होती है वो या तो एब्जॉर्ब्ड होती है और साथ ही साथ एमिट भी होती है। तो एब्जॉर्ब्ड और एमिट हीट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसे प्रूव करने के लिए हैस ने दो एक्सपेरिमेंट किए। एक तो पहला था उनका थ्योरेटिकल प्रूफ और दूसरा था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली उन्होंने कैसे प्रूफ किया। तो थ्योरेटिकली प्रूफ में माना एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट जेड में चेंज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। यह परिवर्तन जो है वो दो मेथड द्वारा कराया जाता है। पहली मेथड कौन सी है, व्हेन ए डायरेक्टली चेंज इन जेड। यदि ए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो, जेड में, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस क्यू। क्यू क्या है, इमिटेड हीट है, जो हीट एमिट होती है क्यू उसको डिनोट करता है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको बताया ए डायरेक्टली क्या हो रहा है, जेड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से हीट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। दूसरा नियम देख लीजिए क्या है हमारा, दूसरी मेथड कौन सी है,
व्हेन ए चेंज इनटू जेड इन 3 स्टेप्स, यदि ए जेड में 3 स्टेप के थ्रू कन्वर्ट हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ए इज इक्वल टू बी प्लस Q1, ए जब बी में कन्वर्ट होता है Q1 ऊष्मा उत्सर्जित होती है, फिर बी जब सी में कन्वर्ट होता है तो Q2 ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और सी जब फाइनली जेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो Q3 ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3 क्या है, हीट एमिटेड को शो करता है। और यदि हम टोटल हीट एमिट को कैलकुलेट करें तो Q डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेस के नियम के अनुसार Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1, Q2, Q3 किसको डिनोट करता है, Q डैश को डिनोट करता है, तो Q इज इक्वल टू Q डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि Q नॉट इज इक्वल टू Q डैश हो तो क्या हो जाएगा, माना Q लेस देन Q डैश। अब यदि A को विभिन्न पदों में जेड में परिवर्तित करें और पुनः जेड का सीधे एक ही पद A में परिवर्तित करें तो Q डैश माइनस Q ऊष्मा शेष बची रहेगी। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि A डिफरेंट स्टेप से होते हुए जेड में कन्वर्ट होता है और यदि जेड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, A में कन्वर्ट हो जाए, तो इस Q डैश का जो Q डैश माइनस Q हो क्या होगी, इसकी शेष ऊष्मा होगी। इस प्रक्रिया के अनेक बार दोहराने पर हीट की एक अपरिमित परिणाम प्राप्त की जाती है जो कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के विरुद्ध होता है। जो हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग यदि हम इस साइकिल को कंटिन्यूअस चलने दें तो उस कंटिन्यूअस साइकिल के दौरान हमें ऐसे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के खिलाफ होता है। तो उसके लिए Q प्राइम लेस देन Q और Q इज इक्वल टू Q प्राइम। सो हेस का नियम क्या है, सही है, ठीक है। ये था हमारा थ्योरेटिकल प्रूफ। अब देखते हैं कि हेस ने एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे प्रूव किया। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ में पहला पॉइंट आता है हमारा, द टू मेथड फॉर द कार्बन इज ऑक्सीडाइज इनटू CO2। जब कार्बन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जब कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है तो इसकी 2 मेथड्स होती है। सबसे पहली मेथड होती है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल प्रूफ में देखा था। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में देखिए कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है प्लस ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में, जब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते तो CO2 बनाते जो कि गैस फॉर्म में होती है, और उस CO2 के बनने के दौरान 94.3 केल्विन कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो ये थी डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट में देखिए कार्बन जो सॉलिड फॉर्म है, जब ये पहले हाफ ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसियस अवस्था में है, हाफ ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जो कि एक गैस है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में 26 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाता है, ये CO2 बनाता है और उस दौरान 68.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यदि हम इन दोनों की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो 26 प्लस 68.3 क्या हो जाएगा हमारा 94.3 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यदि हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन कराएं, सीधा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे तो कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, 94.3 किलो कैलोरी। लेकिन यदि हम पहले उसको 2 स्टेप में कराएं, पहले क्या बनाए हम, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों का जो टोटल ऊष्मा उत्सर्जन का जो मान होगा वो क्या होगा, 94.3 किलो कैलोरी होगा। तो दोनों में देखिए ऊष्मा जो उत्सर्जित हो रही है दोनों की ऊष्मा क्या है, समान है, ठीक है। तो कार्बन का CO2 में परिवर्तन एक पद में कराया जाए या 2 पद में, कुल उत्सर्जित ऊर्जा का परिमाण क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है, देखिए अमोनियम क्लोराइड का डायलूट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक अमोनियम क्लोराइड हम सभी जानते हैं वाइट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और सॉलिड होता है।
तो इसका हम पहले क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या होता है, अमोनिया जो गैस फॉर्म में है एवं HCl से दो विधियों द्वारा बनाया जाता है। पहली मेथड में देखिए, ये हमारा अमोनिया है जो गैस फॉर्म में है, और ये क्या है, हमारा HCl है जो कि गैस फॉर्म में है। जब इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है जो कि गैसियस अवस्था में होता है। इस अमोनियम क्लोराइड के बनने में 42.1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जो कि ये किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो जब ये अमोनियम क्लोराइड जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है जो कि गैस है, ठीक है, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है। और इस एक्वस सॉल्यूशन के दौरान 9.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो NH3 गैस, HCl गैस और एक्वस सॉल्यूशन, हमारा देखिए ये पद और ये पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा है, अमोनिया, HCl और एक्वस, और यहाँ क्या बचा, अमोनियम क्लोराइड। और इन दोनों को हम यदि माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना होगा, 38.2 किलो कैलोरी। इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए 38.2 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब हम इसकी दूसरी मेथड देखते हैं कि दूसरी मेथड क्या है, ठीक है। दूसरी मेथड में देखिए, ये अमोनिया गैस फॉर्म में, पहले हम इसे क्या करते हैं, एक्वस में कन्वर्ट करते हैं। तो जब जिस अमोनिया गैस को जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या बनता है, अमोनिया सॉल्यूशन बनता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके लिए कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, 8.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देन HCl, ये भी गैस फॉर्म में है, तो जब इस HCl को भी क्या करेंगे, हम एक्वस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, 17.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। अब इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, अमोनिया एक्वस प्लस HCl एक्वस को मिलाया जा रहा है, तो क्या बनाना हमारा, अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना। और इस अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन बनने में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई, 12.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हुई। अब यहाँ पे देखिए पद को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, ये अमोनिया कैंसिल हुआ, ये HCl, ये HCl एक्वस कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल हो सकता है कि यहाँ नहीं हो सकता। तो क्या बचा, अमोनिया गैस, HCl गैस प्लस एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो कि किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। प्लस अब इन तीनों वैल्यू को यदि हम जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों में प्लस साइन है, तो तीनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 38 किलो कैलोरी ऊष्मा। इसका मतलब यदि हम डायरेक्ट अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो 38.2 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं, और यदि हम उसे 3 स्टेप के बाद, 3 पदों के बाद अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को बनाते हैं, तब भी कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, 38 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो दोनों विधियों में कुल मुक्त ऊष्मा का परिमाण क्या लगभग बराबर है, अतः हेस के ऊष्मा संकलन का नियम सत्य है। हेस के ऊष्मा संकलन का नियम था क्या, मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। हेस के ऊष्मा संकलन के नियम के अनुसार जब किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो रिएक्टेंट के द्वारा एब्जॉर्ब्ड हीट और रिएक्टेंट के द्वारा एमिटेड हीट की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, चाहे वो रिएक्शन एक पद में कराया गया हो या फिर वो रिएक्शन एक से ज़्यादा पदों में कराया गया हो। ये है हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। थैंक यू।